अच्छी और सच्ची खबरों में आज बात सबसे पहले कोरोना की। चीन में कोरोना की रफ्तार भयानक है और इसीलिए भारत में भी इसे लेकर चिंता बढ़ने लगी है। लेकिन अच्छी और सच्ची खबरों में हम आपको डराएंगे नहीं, बल्कि भारत की ग्राउंड रियलिटी बताएंगे ताकि आप अलर्ट हो जाएं, सावधान रहें। और इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है अपना ख्याल रखना, क्योंकि यदि हम सिर्फ अपना ही ख्याल रख लेंगे तो हम आसपास के लोगों को भी सुरक्षित कर सकते हैं। कोरोना को लेकर एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं? कितना घातक है ये नया वेरिएंट? क्या फिर से नई लहर आने वाली है? क्या फिर से लॉकडाउन जैसी स्थिति होगी? आप भी आजकल कुछ ऐसी बातें कर रहे होंगे, सुन भी रहे होंगे, तो हम आपको एक्सपर्ट्स की जबानी भी ये बताएंगे। साथ ही हमारी तैयारी कितनी है उसका भी जिक्र करेंगे, यानी भारत का मेडिकल सिस्टम कितना तैयार है इसको लेकर। सबसे ज्यादा जरूरी बूस्टर यानी प्रिकॉशनरी डोज क्या आपने लगवाई है? नहीं तो जल्दी से लगवा लीजिए, और ये आपका सुरक्षा कवच है। तो कैसे आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं, हम आपको ये भी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हालात क्या हैं वो देख लीजिए जरा। चीन में कोरोना से मचे कोहराम ने दुनिया के कई देशों की टेंशन बढ़ा दी है, लेकिन भारत को इससे डरने की जरूरत नहीं है, सतर्क रहने की जरूरत है। हिंदुस्तान में केंद्र से लेकर राज्य सरकारों तक अलर्ट मोड पर है, ताकि अब कोविड का कोई भी वेरिएंट यहां लोगों को परेशान न कर सके। मास्क लगाना, हाथ धोना और सोशल डिस्टेंसिंग का फॉर्मूला याद रखने की जरूरत है। संसद में तो इस पर अमल शुरू हो गया है। गुरुवार को लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक सदस्यों के चेहरों पर मास्क दिखने लगा। इनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ तक शामिल थे। कोरोना को लेकर केंद्र से लेकर राज्य सरकारों तक मंथन का दौर चल रहा है। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाई लेवल मीटिंग की, तो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड प्रबंधन के लिए गठित टीम के साथ बैठक कर जरूरी दिशा निर्देश दिए। इसके अलावा दिल्ली, महाराष्ट्र समेत बाकी राज्यों में भी एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। संसद में भी सरकार की तरफ से यही संदेश दिया जा रहा है कि घबराने की नहीं, बल्कि अलर्ट रहने की जरूरत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के समर्थ नेतृत्व में भारत पहले से ही अमल में टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, वैक्सीन, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन नीति के साथ कोविड मैनेजमेंट कर रही है। उसे आगे भी हम चालू रखेंगे। इस वैश्विक महामारी के नियंत्रण के लिए हम संकल्पित हैं और इसके लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। जानकारों का मानना है कि चीन और भारत के हालात में काफी अंतर है, इसीलिए पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बस सावधानी बरतने की जरूरत है। इंडिया में सिचुएशन चाइना के हिसाब से बहुत बेहतर है, क्योंकि हमारी वैक्सीनेशन स्ट्रैटेजी बहुत सक्सेसफुल रही है। बूस्टर डोज भी हाई रिस्क ग्रुप ने और ज़्यादा लोगों ने लगा लिया है, और नेचुरल इन्फेक्शन भी हो चुका है, और हम देख रहे हैं कि केसेस कहीं भी बढ़ नहीं रहे हैं। तो चाइना के मुकाबले हमारी सिचुएशन बहुत बेहतर है, लेकिन सतर्क रहने की जरूरत है, विजिलेंट रहने की जरूरत है, प्रॉपर सर्वेलेंस की जरूरत है कि कहीं पर भी केसेस अगर बढ़ रहे हैं तो हम उसको जल्दी से पिकअप कर लें और वहाँ पे टेस्टिंग कर लें। मुझे ऐसा लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें डरना नहीं है। डरने से आपकी इम्यून सिस्टम खराब होता है, इम्यूनिटी आपकी फिर दूसरे इन्फेक्शंस को लेकर, या फिर आपके अंदर ऑलरेडी कोई कोमोर्बिड कंडीशन है वो भी एग्रीवेट हो जाती है, तो स्ट्रेस आपको इफेक्ट करता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि बिल्कुल इससे चिंता ना करें। कोरोना ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट की भारत में पहली बार जुलाई में ही पहचान कर ली गई थी, और जुलाई और नवंबर के बीच ओडिशा और गुजरात में 4 ऐसे मामले थे जिनके सैंपल्स की जीनोम सीक्वेंसिंग में BF.7 को डिकोड किया गया। हालांकि इन मामलों की वजह से दोनों राज्यों में कोरोना संक्रमण के फैलने में तेजी नहीं देखने को मिली। पिछले कई दिनों से पूरी दुनिया में कोविड-19 के केसों में वृद्धि दर्ज की जा रही है, लेकिन पिछले 1 साल से भारत में कोविड केसों में सतत कमी दर्ज होती दिख रही है। वर्तमान में प्रत्येक दिन औसतन 153 कोविड के नए केस पूरे देश में दर्ज हो रहे हैं, जिसके सामने पूरी दुनिया में प्रतिदिन 5.87 लाख कोविड के नए केस दर्ज हो रहे हैं।
कोरोना को नियंत्रित करने के लिए भारत में तो कारगर तरीके अपनाए ही जा रहे हैं। भारत ने दूसरे देशों को भी इससे निपटने में दवा से लेकर वैक्सीन तक की बड़ी मदद की है। लेकिन चीन अपनी नाकामियों को छुपाने के चलते बुरी तरह से कोरोना की चपेट में आ गया है। चीन में कोरोना के नए वेरिएंट से मची तबाही के पीछे एक बड़ी वजह वहां की सख्ती भी मानी जा रही है। चीन में BF.7 वेरिएंट कहर ढा रहा है। आने वाले समय में वहां संक्रमण की चपेट में आने वालों का आंकड़ा 80 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। चीन में मचे हाहाकार से दुनिया के बाकी देश भी चिंतित हैं, लेकिन चीन अब भी आंकड़ों की बाजीगरी में जुटा हुआ है, जिसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चीन में कोरोना के नए वेरिएंट BF.7 से मचे हाहाकार को लेकर भारत को घबराने की जरूरत नहीं है, ये कहा है कोविड के आंकलन करने वाले कानपुर IIT के प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल ने। चीन में ओमिक्रॉन फैमिली का सब वेरिएंट जो फैला है वो वैक्सीन को बाईपास कर रहा है, लेकिन भारत के लोगों में 98% से ज्यादा नेचुरल इम्यूनिटी है और इसीलिए यहां चीन जैसे हालात नहीं होंगे। जिस देश में नेचुरल इम्यूनिटी कम है वहां इसका असर ज्यादा हो सकता है। हम आपको ये भी बता दें कि IIT कानपुर के प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल ने भारत में कोरोना की दूसरी लहर को लेकर किया गया आंकलन बिल्कुल सटीक साबित हुआ था। कोविड को लेकर उनका आंकलन हर बार सही ही निकला है। प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल के मुताबिक भारत में चिंता या फिर घबराने की फिलहाल जरूरत नहीं है। जुलाई में पहली बार BF.7 वेरिएंट पाया गया था, जिसका प्रभाव नहीं था। भारतीयों में 98% से ज्यादा की नेचुरल इम्यूनिटी है। यहां पर नेचुरल इम्यूनिटी जहां कम होती है, खतरा वहां पर ज्यादा रहता है। चीन में नेचुरल इम्यूनिटी कम है और इसीलिए वहां पर असर ज्यादा हो रहा है। जो नया वेरिएंट है जो इस वक्त चाइना में तबाही मचा रहा है, अपने देश को, उत्तर प्रदेश को इससे कितना डरने की जरूरत है या बिल्कुल अब हम पूरी तरीके से सेफ हैं, ऐसा हम मान सकते हैं? मेरे विचार से ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये वेरिएंट भारत में पहली बार जुलाई में पाया गया था और तब से लेके अब तक कोई भी प्रभाव ये नहीं डाल पाया है भारत के किसी भी हिस्से में। तो इससे ये लगता है, और साथ ही साथ हमें ये भी जानकारी जब हमारे मॉडल द्वारा मिलती है कि 98% से भी अधिक लोगों में नेचुरल इम्यूनिटी, जो कि एक इन्फेक्शन होने के बाद आती है शरीर में, तो उनसे अधिक नेचुरल इम्यूनिटी है लोगों में, तो उसका फिर असर कोई भी वायरस का म्यूटेंट उस पर ज्यादा डाल नहीं पाता। मलिन जी, ये ऐसा क्यों है कि दुनिया दहशत में है, चाइना दहशत में है, लेकिन हमें इससे उतना डरने की जरूरत नहीं है? यही वेरिएंट जो है ये चाइना में कहर बरपा रहा है, जबकि हमारे यहाँ इस वेरिएंट के मिलने के बाद भी उसका असर उतना नहीं है, या फिर हम उम्मीद करें कि आगे उतना असर नहीं होगा? ये निर्भर करता है कि देश में नेचुरल इम्यूनिटी कितने प्रतिशत जनसंख्या में है। जिन भी देशों में नेचुरल इम्यूनिटी कम लोगों में है वहां खतरा ज्यादा है। भारत जैसे देशों में, और भारत अकेला इसमें नहीं है, भारत, साउथ अफ्रीका और भी कई देश हैं इस प्रकार के बड़े बड़े, जहाँ पे बहुत ही अधिक मात्रा में नेचुरल इम्यूनिटी आ चुकी है। चाइना की जहां तक बात है, वो क्योंकि ये 3 साल से जीरो कोविड पॉलिसी उन्होंने अपनाई हुई थी, जिसके अंतर्गत उन्होंने इन्फेक्शन को फैलने ही नहीं दिया कहीं भी, इसकी वजह से वहां नेचुरल इम्यूनिटी बहुत ही कम मात्रा में है इस समय, और इसीलिए हम पा रहे हैं कि वहां इतनी तेजी से ये फैल रहा है। कुछ अन्य देशों में भी फैल रहा है, और वहां का कारण भी यही है कि नेचुरल इम्यूनिटी उतनी अधिक नहीं है जितनी भारत में है। 80%, 75% इस प्रकार से है, तो अभी भी वहां पे थोड़ा गुंजाइश है वायरस को फैलने की, इसलिए वो फैल रहा है। तो कोविड को लेकर चीन में जो हालात बने हुए हैं उस पर भारत की भी नजर है। विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि फिलहाल किसी भी तरह की कोई एडवाइजरी जारी नहीं की गई है, लेकिन जो लोग जिस देश में रह रहे हैं उन्हें वहां के दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए। चाइना की जो स्थिति है वहां कोविड के वहां पे हम उस पर नजर बनाए हुए हैं। हमने पहले भी कहा था कि हमारी उम्मीद ये है कि पूरी मानवता कोविड महामारी के पूर्ण रूप से उभरकर सक्षम रूप से ऊपर कर निकले, और हमने हमेशा हमारी तरफ से फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में हमने मदद की है दूसरे देशों को। और
चाइना में जो हो रहा है, मैंने जैसे कहा, हम करीब से नजर बनाए रखे हुए हैं और ट्रैवल रेगुलेशंस में अगर कोई अपडेट हो बताएंगे। और एडवाइजरी की भी हमारी तरफ से भी कोई एडवाइजरी जारी नहीं हुई है। हमारी अपेक्षा यही रही कि जो भी कोई रहता है किसी देश में, वहाँ के हेल्थ गाइडलाइंस जो भी हो उनको वो पूरी तरह मानकर चले। जैसे हमारे देश में जो फॉरेनर्स है वो हमारे हेल्थ गाइडलाइंस फॉलो करते हैं, इसी तरह दूसरे देशों में जब लोग रहते हैं उनकी जो लोकल हेल्थ गाइडलाइंस है, जो फॉरेनर्स वहाँ रहते हैं इंडियंस, वो उसको फॉलो करेंगे। बट कोई स्पेसिफिक गाइडलाइन हमारी तरफ से अभी इशू नहीं किया है हमने। तो कोरोना के जिस नए वेरिएंट BA.7 ने इस वक्त चीन में तबाही मचाई हुई है, वो भारत में कई महीनों से मौजूद है, लेकिन फिर भी कोविड संक्रमण के मामलों में कोई उछाल नहीं देखा गया। फिर भी एक्सपर्ट्स उन लोगों को सतर्क रहने की सलाह दे रहे हैं जो पहले से ही किसी तरह की बीमारी से ग्रसित है। ऐसे लोगों की इम्यूनिटी स्वस्थ लोगों की तुलना में पहले से कमजोर है, यानी कि इस बार भी कोरोना संक्रमण से बचने की ढाल इम्यूनिटी है। और अगर आपकी इम्यूनिटी मतलब कि रोग प्रतिरोध क्षमता बेहतर है, तो फिर आप कोरोना के संक्रमण से बच सकते हैं और संक्रमित होने पर इस महामारी के खिलाफ जंग जीत भी सकते हैं। दिल्ली के फोर्टिज अस्पताल में सीनियर कंसल्टेंट ऋचा सरीन की क्या है सलाह, आइए सुनते हैं। कोई भी जो वायरल इलनेस होता है, एक बार जब वो पैंडेमिक का फॉर्म ले लेता है तो वो पूरी तरह से कभी नहीं जाता है। वो एंडेमिक होके थोड़े थोड़े केसेस होके रह जाते हैं। अभी करंटली हम बात करें तो इंडिया में काफ़ी कम केसेस आ रहे हैं। पूरे इंडिया में रोज़ के 100 से 150 केसेस आ रहे हैं, जो एक ऑल टाइम लो है और मोर्टेलिटी भी काफ़ी कम है। बट अभी हमें थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि विश्व के बाकी एरियाज में जैसे कि जापान में, चाइना में, US में नए केसेस आना स्टार्ट हुए हैं और अभी हॉलिडे सीजन स्टार्ट होने वाला है, तो हमें थोड़ा सा कॉशियस रहना है। जैसे कि बिल्कुल मास्किंग, सोशल डिस्टेंसिंग खत्म हो गया था, अभी हमको थोड़ा ध्यान देना है, स्पेशली क्राउडेड एरियाज में जाने से पहले। और वो लोगों को जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, जैसे कि छोटे बच्चे, एल्डरली लोग, वो लोग जिनको कोमॉर्बिडिटीज जैसे कि कैंसर है, उनको क्रॉनिक लिवर, क्रॉनिक किडनी डिजीजेज हैं या लंग डिजीज है। और अगर आपको थोड़ा सा भी बुखार, सर्दी, जुकाम कुछ होता है तो आइसोलेट होइए और अपने डॉक्टर के टच में आइए, क्योंकि अगर हम जल्दी पकड़ेंगे तो फिर वो जैसे लास्ट ईयर का जो ओमिक्रॉन का वेव हुआ था, उससे पहले हम उसको पकड़ सकते हैं। बट अभी नेक्स्ट फ्यू डेज पैनिक करने की जरूरत नहीं है, बट डेफिनेटली कॉशियस होने की जरूरत है। तो देश में कोविड संक्रमण की मौजूदगी को 3 साल पूरे होने जा रहे हैं। कोविड प्रोटोकॉल के अलावा इसकी गंभीरता से बचने का उपाय वैक्सीन है। पिछले साल अप्रैल मई में जब कोविड संक्रमण की दूसरी लहर आई थी, तब हमारे पास वैक्सीन की ढाल पूरी तरह से तैयार नहीं थी। इस साल जनवरी में जब तीसरी लहर ने दस्तक दी, तो वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाए। इसकी सबसे बड़ी वजह वैक्सीन ही थी। ज्यादातर आबादी को दोनों ही डोज लग चुकी हैं। हमारे देश में वैक्सीन को लेकर जो मुहिम चली, उसी का नतीजा रहा कि इन 3 सालों में हमने काफी हद तक कोरोना संक्रमण पर काबू पा लिया। लेकिन एक बार फिर से संकट सामने खड़ा हुआ है, तो फिर हम बूस्टर डोज या फिर यूं कहें कि प्रिकॉशनरी डोज लेने में लापरवाही क्यों बरत रहे हैं। अभी तक हमारे देश में सिर्फ 28% लोगों ने ही तीसरी डोज ली है। बाकी लोगों ने कोरोना संक्रमण को कमजोर पड़ता देख प्रिकॉशनरी डोज को अनदेखा कर दिया। लेकिन अब फिर से वैक्सीन की ढाल ही हमें बचा सकती है और उसकी जरूरत है। तो ऐसे में बूस्टर डोज या कहें प्रिकॉशनरी डोज या फिर कहें कि हमें तीसरी डोज, अपना स्लॉट किस तरीके से बुक करना है, चलिए मैं बताती हूं आपको। चीन में बढ़ते कोरोना मामलों को लेकर भारत में भी चिंता हो रही है, लेकिन हमें डरने की नहीं बल्कि सावधान रहने की जरूरत है। हालांकि केंद्र से लेकर राज्य सरकारों तक मंथन कर रही हैं, लेकिन सबसे जरूरी ऐसे में ये हो जाता है कि हमने और आपने क्या प्रिकॉशनरी डोज, जिसको बूस्टर डोज कहा जाता है, लगवाई है या नहीं। क्योंकि 2 डोज लगने के बाद, कोरोना की 2 डोज लगने के बाद प्रिकॉशनरी डोज बहुत जरूरी है। और देश में केवल अभी लगभग 28% लोग ही हैं जिन्होंने प्रिकॉशनरी डोज लगवाई है। तो ऐसे में ये डोज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। पहली बात आपको बता दूं, जब आपके पास दोनों डोजेस हो जाएंगे, आपने दोनों डोज लगवा ली हैं, तो उसके बाद ही आप इस थर्ड डोज यानी कि प्रिकॉशनरी या फिर बूस्टर डोज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपने नहीं लगवाई है तो इस वेरिएंट से बचने के लिए ये डोज बहुत ज्यादा कारगर साबित होगी, क्योंकि कहा जाता है कि बूस्टर या प्रिकॉशनरी डोज का मतलब ये है कि आपकी इम्यूनिटी और स्ट्रांग होगी, आपकी इम्यूनिटी को ये बूस्ट करेगी। नहीं लगवाई है तो क्या करना है, जल्दी से मैं आपको बता देती हूँ। आपको जाना है कोविन ऐप पर, cowin.gov.in पर आपको जाना है। इसमें तरीका बिल्कुल वही है जैसे आपने डोज 1 और डोज 2 के लिए अपनी बुकिंग की थी, बिल्कुल वैसे ही आपको बुक करना है। यहाँ पर आएगा रजिस्टर, साइन इन,
इसको आप अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका टेलीफोन नंबर मांगा जाएगा। टेलीफोन नंबर लिखने के बाद, आप टाइप करने के बाद यहाँ पर गेट OTP आएगा। मैंने पहले ही अपना फोन यहाँ पर टाइप करके OTP ले लिया है, जिसके बाद ये पेज आपके पास खुल जाएगा। अब इसके बाद तरीका बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने डोज 1 और डोज 2 के दौरान किया था। आप चाहें तो पिन कोड के जरिए अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र को बुक कर सकते हैं, नहीं तो आप ये डिस्ट्रिक्ट वाइज भी जा सकते हैं, जिसमें सबसे पहले आपको स्टेट बुक करना होगा। फर्ज कीजिए मैं यहाँ पर अगर उत्तर प्रदेश करती हूँ और उत्तर प्रदेश में मैं यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कर लेती हूँ, जिसमें जहाँ भी आप हैं आप अपने हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर तमाम डिस्ट्रिक्ट्स होंगे, तो जहाँ भी आप हैं आप उस डिस्ट्रिक्ट को क्लिक कर सकते हैं। जैसे कि मैं गौतम बुद्ध नगर, क्योंकि यहाँ पर नोएडा का आता है, तो ये गौतम बुद्ध नगर मैं बुक करती हूँ। सर्च करेंगे तो हालांकि यहाँ पर अभी ये पेज आ रहा है, लेकिन इसके बाद आपके पास एक प्रॉपर पेज आएगा जिसमें आपका नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र और वहाँ पर क्या बूस्टर डोज अवेलेबल है या नहीं है वो पूरी डिटेल्स आएंगी। तो अगर आपने बूस्टर डोज नहीं लगवाई है तो जाइए, कोरोना का ये बूस्टर बहुत जरूरी है। डरिए नहीं, घबराइए नहीं। वापस से 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। बस इन्हीं चीजों का ख्याल आपको रखना है। बिना डरे बूस्टर डोज के साथ कोरोना को फिर से हराना है। साल 2021 के अप्रैल और मई महीने में डेल्टा वेरिएंट ने जिस अंदाज में दिल्ली में कहर बरपाया था, उसको न वहां रहने वाले लोग भूल पाए और न ही वहां की सरकार। वो वक्त मजबूरी और बेबसी का दौर था जिसे अब कोई दोबारा नहीं देखना चाहेगा। ऐसे हालात दोबारा न खड़े हों, इसके लिए दिल्ली के LNJP अस्पताल की तरफ से पहले से ही कमर कस ली गई है। LNJP अस्पताल के निदेशक डॉक्टर सुरेश कुमार ये भरोसा दे रहे हैं कि अस्पताल में कोरोना मरीजों के लिए 450 कोविड बेड और 50 ICU बेड्स की सुविधा मौजूद है और इसके अलावा नए मामलों की पहचान करने के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग लैब भी चल रही है। यानी कोरोना संक्रमण की पिछली लहर के दौरान वरदान साबित हुआ ये सरकारी अस्पताल एक बार फिर से संकट से पहले ही उससे निपटने की तैयारी कर चुका है। अभी हमारे यहाँ दिल्ली में अभी तक कोई भी मामला इस वेरिएंट का डिटेक्ट नहीं हुआ है हमारे पास, क्योंकि अभी जो केसेज हैं कोविड के वो बहुत ही कम है, न्यूनतम है, ना के बराबर है। पिछले 20 दिन में हमने एक भी पेशेंट लोकनायक में एडमिट नहीं किया है। और हम, क्योंकि अब ये नया वेरिएंट है, इसको लेके हम पूरा विजिलेंट हैं, ज़्यादा तैयारी कर रहे हैं और हमें निर्देश मिला है कि हमें जो भी पेशेंट हमारे पास आएगा सभी का हमें जीन सीक्वेंसिंग करना है। भारत में कोरोना को लेकर घबराने की नहीं बल्कि एहतियात बरतने की जरूरत है ताकि इसका कोई वेरिएंट अब यहां पर असर न डाले। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एहतियात किस तरह की है, क्या क्या उपाय वहां पर किए जा रहे हैं, आपको दिखाते हैं। दुनिया भर के कई देशों में इस समय कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और शायद यही वजह है कि भारत ने भी एहतियाती कदम के तौर पर अब सीधे कई सारी एडवाइजरी जारी करी है। पहले तो ये बताया गया है राज्यों को कि आप आने वाले दिनों के लिए तैयारी करनी शुरू कर दीजिए, टेस्टिंग प्रक्रिया को दोबारा से शुरू किया जाए। इसके अलावा रेल मंत्रालय को कहा गया है कि जहां आपको लगता है कि यात्रियों की संख्या ज्यादा है वहां पर टेस्टिंग प्रोसेस को शुरू किया जाए। मास्क पहने कोई भी व्यक्ति अगर अंदर आता है तभी उसे एंट्री दी जाए, बिना मास्क के अंदर एंट्री नहीं दी जाए और ये तमाम रेलवे स्टेशन पर ये रूल फॉलो किया जाएगा। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि राज्यों को इस समय विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है। अगर कोविड के केसेस बढ़ते हैं, अगर हालात खराब होते हैं तो ऐसी परिस्थिति में तैयारी पूरी होनी चाहिए और शायद यही वजह है कि सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो किया जाए। इसके अलावा मास्क पहनना अनिवार्य किया जाए और ये ध्यान रखा जाए कि आने वाले दिनों में अगर हालात खराब होते हैं, केसेस बढ़ते हैं तो ऐसी परिस्थिति में तैयारी पूरी होनी चाहिए। शायद प्रिकॉशंस के तौर पे पहले से लगातार केंद्र सरकार कोशिश कर रही है कि आने वाले दिनों के लिए स्थिति को काबू में देखते हुए कहीं ना कहीं कोविड की अगर तीसरी लहर आती है तो परिस्थितियों को अनुकूल करने के लिए तैयारी पहले से हो। तो लोगों की सुरक्षा को लेकर यूपी सरकार गंभीर है, लेकिन लोगों को जैसे कोई फिक्र ही नहीं है। लखनऊ में कोरोना को लेकर मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के आदेश का बाजार में भी लोग पालन करते नहीं नजर आ रहे। लखनऊ की सबसे व्यस्त शॉपिंग मार्केट आमीनाबाद में किस तरह के हालात हैं वो देखिए। हम यहाँ पर चलकर आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि कहते हैं कि यहाँ अगर शॉपिंग का मजा लेना है ना तो आप पैदल निकल चलिए, और इसीलिए आपको हम पैदल चलकर दिखा रहे हैं कि यहाँ पर तस्वीरें किस तरह की हैं। पीछे तक देखेंगे आप, अगर यहाँ पर हार्डली आपको कोई मास्क लगा के नजर आएगा। बातचीत कर लेते हैं दुकानदार से ही किसी और समझते हैं। क्यों भाई, क्या नाम है? मैं खलद।
ये क्या लगता है, मास्क का दौर वापस आ गया है? आने वाला है। कैसे? जिस हिसाब से जिस हिसाब से चाइना का हॉल है ना, उस हिसाब से लग ही रहा है। अच्छा, आज संसद ने भी बोला कि आज प्रधानमंत्री भी मास्क लाए। कल भी मीटिंग हुई थी इस चक्कर में, तो जिस हिसाब से लग रहा है माहौल तो आ चुका है। तो मीटिंग तो यहाँ भी हुई है कि जो गैदरिंग है आज सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए। अब जिस हिसाब से सरकार ने कहा है कि आगे चल के अब इस पे कार्रवाई होगी, दुकान जल्दी बंद होगी। और आप लोग को लगता नहीं है कि मास्क लगाना जरूरी है? जरूरी हो चुका है। आपको लगता है आपको लगाना चाहिए? बिल्कुल, मेरी गलती मैं नहीं लगाऊँ ना। चलिए, अच्छा आपने क्यों? अच्छा, क्या नाम है आपका? क्यों भाई? मैडम मैडम आप लोगों को लगता नहीं मास्क की जरूरत वापस आ गई है? तो देख सकते हैं आप, यहाँ पर कुछ लोग बोलने से बच भी रहे हैं। तो फिर से एक ही बात कहेंगे कि घबराना नहीं है, अलर्ट रहना है, सिर्फ अपना ख्याल रखना है, आसपास के लोगों का ख्याल रखा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एलएसी पर बदलते हालात को ध्यान में रखते हुए सेना ने बड़ा फैसला लिया है। अब लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक चीन सीमा पर भारतीय वायुसेना की स्पेशल फोर्स गरुड़ को तैनात किया जा रहा है। आतंकवाद का खात्मा करने और सरहद पर दुश्मन को धराशाही करने के लिए वायुसेना का गरुड़ दस्ता तैयार है, चाक चौबंद है, मुस्तैद भी है। ये वो स्पेशल फोर्स है जो जरूरत पड़ने पर दुश्मन के खिलाफ हर तरह के ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाने में माहिर है। नाम है गरुड़। इस स्पेशल फोर्स में शामिल होने वाले कमांडोज को बेहद सख्त ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है और पूरी तरह से तपने के बाद ये अपने अदम्य साहस, शौर्य और रण कौशल के प्रदर्शन से दुश्मन को चारों खाने चित्त करने के लिए तैयार रहते हैं। आतंकवाद के खात्मे और सरहद पर दुश्मनों से सीधे मुकाबले के लिए वायुसेना के गरुड़ कमांडोज को नई भूमिका में तैयार किया जा रहा है। लद्दाख से लेकर सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश तक चीन सीमा पर इनकी तैनाती दुश्मन की गुस्ताखी पर काल साबित होगी। ये स्पेशल फोर्स खुद को बदलते हालात और चुनौतियों को देखकर अपने को मजबूत करने में जुटी रहती है। साल 2017 में पठानकोट आतंकी हमले के दौरान गरुड़ कमांडो क्रूसेरों शहीद हुए और उस हमले में 4 आतंकी मारे गए। उसके साथ ही गरुड़ कमांडो ने अपने ट्रेनिंग और हथियारों को कारगर बनाया। इस तरह से नई राइफल 6 और उसके अलावा AK-103 को शामिल किया गया, जो ज्यादा कारगर और आधुनिक है। इस तरह से दुश्मन से मुकाबले के लिए गरुड़ कमांडो लगातार अपनी ट्रेनिंग और हथियारों को आधुनिक बनाने का काम करते हैं। 2020 में जब इंडियन एयरफोर्स ने चीन को मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी की थी, तभी से इनकी तैनाती LAC पर है और इस फोर्स में आधुनिक हथियारों को लगातार तवज्जो दी जा रही है ताकि दुश्मन को धराशाही करने में कोई कसर न रह जाए। हमारे पास ड्रोन का कैपेसिटी भी आई, हमारे पास नए वेपन्स आए, हमारे पास इक्विपमेंट आए, हमारे पास एसेसरीज हैं जिससे हम दिन और रात दोनों में समान तरह से ऑपरेशंस कर सकते हैं। तो ये चैलेंजेस हमने फेस किए और उसके बाद हमने इन चैलेंजेस के अकॉर्डिंगली अपने आप को ढाला और अपनी ट्रेनिंग भी उसी प्रकार से हमने मजबूत की। शुरू में हमने दूसरों से सीखा और अब हम इस लेवल पे पहुंचे हैं कि हम दूसरी फोर्सेस को भी अपने यहाँ पे ट्रेन करते हैं और उनके साथ ट्रेन होके एक साथ जो देश का चैलेंज है उसमें हम उनके साथ खड़े होते हैं और उनके साथ लड़ते हैं। गरुड़ कमांडो कई तरह के हथियार चलाने में माहिर होते हैं। इनमें AK-47, AK-103, सिग्नोर, तबोर, असॉल्ट राइफल, आधुनिक निगेव LMG और गलील स्नाइपर शामिल हैं। इसके अलावा गरुड़ कमांडोज नाइट विजन, स्मोक ग्रेनेड, हैंड ग्रेनेड सब इस्तेमाल करते हैं। दुनिया में सबसे सटीक निशाना लगाने वाला राइफल AK-103 हाल ही में इस फोर्स से जुड़ा है। इस वेपन में आयरन साइट है जिसकी मदद से हम लोग 400 मीटर की रेंज तक इफेक्टिवली इंगेज कर सकते हैं। इसका एम्यूनिशन 7.62 × 39 mm है। तो इस तरह से एक बेहतरीन और कारगर हथियार के तौर पर
AK-103 ये राइफल इस वक्त गरुड़ कमांडो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और सबसे खास बात, इस वक्त गरुड़ कमांडो न सिर्फ स्पेशल ऑपरेशन बल्कि जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तर पूर्व हर मोर्चे पर दुश्मन का मुकाबला भी कर रहे हैं। AK-103 राइफल AK-47 का अपग्रेडेड वर्जन है। गरुड़ फोर्स के पास एक से बढ़कर एक हथियार है जो दूर से ही दुश्मन सैनिक पर अटैक कर उसको धराशायी कर सकते हैं। 800 मीटर तक ये दुश्मन का सफाया कर सकती है। और इसी AK-103 राइफल में अब भारत AK-203 राइफल भारत में बनाने जा रहा है, जो कि जल्द तीनों सेनाओं में शामिल होगी। तो इस तरह से ये राइफल हमने आपको दिखाई। अदम्य हौसले के धनी ये कमांडोज दुश्मन के बीच पहुंचकर चारों तरफ से दुश्मन पर ताबड़तोड़ कार्रवाई को अंजाम देते हैं या आतंकियों से मुकाबले के वक्त घर के अंदर तक घुसकर उनका सफाया कर देते हैं। अगर किसी घर के अंदर आतंकी छुपे हों और उन्होंने लोगों को बंधक बनाया हो, तो किस तरह से गरुड़ कमांडो स्पेशल ऑपरेशन के जरिए यानी कि रूम इंटरवेंशन के जरिए आतंकियों का सफाया करते हैं, लोगों को बचाने का काम करते हैं, ये हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इस तरह से इस रूम इंटरवेंशन की कार्रवाई के दौरान दरवाजे को तोड़कर अंदर खास हथियारों से, छोटे हथियारों के साथ लैस ये गरुड़ कमांडो घर के अंदर एंटर हुए हैं। और इस तरह के ऑपरेशन लगातार जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तर पूर्व और शहरी इलाकों में भी करने होते हैं। दरअसल आतंकी हमले के बाद ही एक स्पेशल फोर्स की जरूरत महसूस हुई थी। 2001 में जम्मू कश्मीर में एयरबेस पर आतंकियों के हमले के बाद वायुसेना ने 2003 में एयरफोर्स में अपने एयरबेस की सुरक्षा के लिए गरुड़ कमांडो फोर्स का गठन किया, जिसमें खुद को वक्त के हिसाब से आधुनिक बनाए रखकर हर मोर्चे पर फतेह हासिल करने का मादा हो। आज हम बहुत गर्व के साथ ये बता सकते हैं कि धीरे से हम इस लेवल पे आए हैं कि अब दूसरी स्पेशल फोर्सेस को भी हम ट्रेन करते हैं, उनके साथ क्रॉस ट्रेनिंग करते हैं। स्पेशली हाल ही में हमने अमेरिका के साथ भी ट्रेनिंग किया है। एयरफोर्स के अहम ठिकानों की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाते आ रहे इन गरुड़ कमांडोज को लेकर चीन की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि LAC पर किसी भी तरह के गुस्ताखी से पहले उसे एक दो नहीं बल्कि हजारों बार सोचना पड़ेगा। गरुड़ ट्रेनिंग सेंटर से मंजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दरअसल गरुड़ कमांडोज बेहद कम वक्त में मुश्किल ऑपरेशन को सटीक रूप से अंजाम देने के लिए जाने जाते हैं। टाबोर असॉल्ट राइफल जैसे एडवांस वेपन्स के साथ ही गरुड़ कमांडोज नाइट विजन, स्मोक ग्रेनेड, हैंड ग्रेनेड जैसे हथियार भी इस्तेमाल करते हैं। चलिए जानते हैं गरुड़ कमांडोज कैसे ट्रेनिंग लेते हैं और किन हथियारों का इस्तेमाल करते हैं और कैसे मुश्किल चुनौतियों का ये सामना करते हैं। प्रहार से सुरक्षा गरुड़ कमांडोज के काम करने का तरीका और उनका मोटो यही है और पिछले कई दशकों से गरुड़ कमांडो इसी तरीके से काम कर रहे हैं। लेकिन अब उनका रोल या फिर उनके मिशन करने का तरीका भी बदल गया है। माना जा रहा है कि गरुड़ कमांडोज को ना सिर्फ अब तक LOC या फिर आप कह सकते हैं कश्मीर में काउंटर ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, बल्कि अब इनको LACP पर भी तैनात किया जा रहा है। दरअसल कश्मीर में कई मिशंस के अंदर स्पेशल फोर्सेस के साथ साथ कई ऐसी फोर्सेस के साथ ये संयुक्त रूप से कई बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दे चुके हैं। 2001 में जब जम्मू कश्मीर में ही एयरपोर्ट के पास अटैक किया गया था, तब गरुड़ कमांडोज की जरूरत महसूस की गई। 2004 में इसको पास भी कर दिया गया और तब से लेकर अब तक गरुड़ कमांडोज कई बड़े ऑपरेशन में हिस्सा ले चुके हैं या फिर उसको बहुत बखूबी निभा भी चुके हैं। गरुड़ कमांडोज के नाम से कई शौर्य गाथाएं लिखी भी जा चुकी हैं, लेकिन अब इनके इन्वॉल्वमेंट को या फिर इनके रोल को और बढ़ा दिया गया है। अगर इनके आप देखें, अगर आप गरुड़ कमांडोज के रूम इंटरवेंशन को देखें तो दरअसल ये काउंटर टेररिज्म या फिर काउंटर इंसर्जेंसी के लिए तैयार किया जा रहा है। इनके हाथ में आपको AK-47 के साथ साथ नए नए टेवॉर राइफल्स भी नजर आ जाएंगे। इसके अलावा ग्लॉक 17 और 19 जैसे छोटे आर्म्स या फिर आप पिस्टल भी आपको नजर आ जाएंगी। इनको इस तरीके से तैयार किया जाता है कि ऐसे ऑपरेशंस में इनकी आइडेंटिटी को छुपाया जा सके और बखूबी इन ऑपरेशंस को निभाया जा सके। यानी ये उन ऑपरेशंस के लिए है जहां पर ऑफेंस के लिए डिफेंस का इस्तेमाल किया जाता है। यानी आपको पता लगे कि आपका दुश्मन कुछ करने वाला है, वहां पर इन डिफेंस फोर्सेस का इस्तेमाल किया जाता है। गरुड़ कमांडोज पिछले कई दशकों से लगातार एयरफोर्स के न सिर्फ सुरक्षा या फिर उनके एयरबेसिस की सुरक्षा कर रहे हैं, बल्कि काउंटर टेररिज्म जैसे बड़े ऑपरेशंस में भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। और यही वजह है कि अब LAC के कई इलाकों में भी गरुड़ कमांडोज को तैनात करने की बात कही जा रही है। और अब बात देश की तरक्की को रफ्तार देने वाली बुलेट ट्रेन की।
देश में बुलेट ट्रेन के चलने का सभी को बेसब्री से इंतजार है और इस प्रोजेक्ट में जापान की भी दिलचस्पी है, क्योंकि ये परियोजना दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूती देगी। बुलेट ट्रेन कार्य की रफ्तार को देखने के लिए जापान के राजदूत गुजरात पहुंचे और बुलेट ट्रेन का काम किस प्रगति से चल रहा है उसका जायजा भी लिया। उम्मीद जताई जा रही है कि सूरत और बिलीमोरा के बीच जून 2026 तक बुलेट ट्रेन का ट्रायल शुरू हो जाएगा। 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती ये ट्रेन जापान की है, लेकिन इस बुलेट ट्रेन का सपना भारत में जल्दी ही साकार होने वाला है। साल 2017 में मुंबई से अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन परियोजना की नींव रखी गई। जितनी इस ट्रेन की रफ्तार है, उसी स्पीड से इस प्रोजेक्ट को वक्त पर पूरा करने के लिए इंजीनियर्स और मजदूर दिन रात एक किए हुए हैं। प्रोजेक्ट की रफ्तार को देखने के लिए खुद जापान के राजदूत हिरोशी सुजुकी इस हाई स्पीड रेल कॉरिडोर परियोजना का निरीक्षण करने पहुंचे। उन्होंने गुजरात के नवसारी में इस परियोजना पर काम कर रहे लोगों से भी मुलाकात की। I am so pleased to be here today because seeing is believing. I have been briefed by my colleagues on how the work is progressing, but coming out here, I am deeply impressed on how people are working so hard, day in and day out, to advance this important project. Now, I look forward to working closely with my friends on the Indian side so that we continue to work in the spirit of one project, one team. निरीक्षण के बाद हिरोशी सुजुकी ने बुलेट ट्रेन परियोजना की तारीफ की और दावा किया कि परियोजना भारत में हाई स्पीड रेल के मामले में क्रांति लाएगी। Coming out here, I can see the same spirit. You know, Japanese team and Indian team, they are working so closely together. And in my eyes, this is already a revolution underway. साल 2026 से भारत में बुलेट ट्रेन का ट्रायल रन होगा और उसके बाद अगस्त 2027 से बुलेट ट्रेन पटरी पर रफ्तार भरने लगेगी। यानी मुंबई से अहमदाबाद के बीच ये ट्रेन हवा से बातें करती हुई चलेगी। महज 2 घंटे में बुलेट ट्रेन मुंबई और अहमदाबाद के बीच 508 किलोमीटर का फासला तय करेगी। बुलेट ट्रेन परियोजना एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो तेज गति, तेज प्रगति और उसके साथ तेज टेक्नोलॉजी के माध्यम से तेज परिणाम भी लाने वाला है, जिसमें सुविधा भी है, सुरक्षा भी है, जो रोजगार भी लाएगा और वो रफ्तार भी लाएगा। भारत में बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए भारत सरकार ने जापान से 80% वित्तीय और 100% तकनीकी सहायता ली है। उम्मीद जताई जा रही है कि सूरत और बिलीमोरा के बीच जून 2026 तक बुलेट ट्रेन का ट्रायल शुरू हो सकता है। इससे पहले इस हिस्से पर अक्टूबर 2023 तक पुल बनाने का काम पूरा कर लिया जाएगा, जिसके बाद ट्रैक निर्माण का काम शुरू होगा। हमारी 8 लॉन्चिंग एंट्री, जैसा आप ये लॉन्चिंग एंट्री देख रहे हैं, उसी तरह की 8 लॉन्चिंग एंट्री हमारी जो है पूरे दिन रात 24 घंटे काम कर रही है। पूरे वर्कर्स हमारे 24 घंटे काम कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि हम इसके साथ ही जो जून 26 का हम लोग ये सुबह सूरत और बिलीमोरा के बीच में हम लोग इसका जो है ट्रायल रन करेंगे। अच्छी बात यह है कि इस परियोजना की राह में जमीन का बड़ा रोड़ा अब दूर हो गया है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के लिए लगभग 99% भूमि का अधिग्रहण हो चुका है। हालांकि महाराष्ट्र की तरफ से इस प्रोजेक्ट में कुछ देरी हुई, लेकिन वहां भी करीब 98% जमीन का अधिग्रहण हो चुका है। पिछले 3-4 महीने में हमें महाराष्ट्र सरकार से बहुत ही अभूतपूर्व समर्थन मिला है और जितने भी हमारी जमीन की समस्याएं थी पूरी हमारी खत्म हो गई हैं। 98% लैंड एक्विजिशन महाराष्ट्र में हो गया है। और अब बात कला और कलाकार की। दिल्ली के ललित कला अकादमी में आर्टिस्ट वाजदा खान की तरफ से उनकी कला की प्रदर्शनी लगाई गई।
जहां धरती से आसमान यानी ब्रह्मांड को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कैनवस पर उकेरा गया है। वाजा खान की आर्ट थीम है एनियट। उनकी पेंटिंग प्रदर्शनी को खूब पसंद किया जा रहा है। इस आर्ट एग्जीबिशन में रामेश्वर बूटा, अशोक वाजपेयी, मृदुला गर्ग, ममता कालिया और देवेंद्र राज अंकुर जैसी कई बड़ी हस्तियां शामिल हैं। वाजा खान का कहना है कि कला एक साधना है जो आर्टिस्ट का या फिर कलाकार के दिल से निकलकर दर्शकों के दिल तक पहुंचती है। कला एक ऐसा माध्यम है जिसके लिए ना आपको संवाद करना जरूरी है, ना बोलना जरूरी है, ना सुनना जरूरी है। कला के लिए जरूरी है सिर्फ और सिर्फ महसूस करना। और शायद जहां पर इस वक्त मेरी मौजूदगी है ललित कला अकादमी में, यहां पर भी एक ऐसी ही चित्रकला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है जहां पर आप आएंगे तो आप कई सारे हम कह सकते हैं अनुभवों को आप महसूस कर सकते हैं। और इस कला प्रदर्शनी का नाम दिया गया है एंड येट। तमाम तरह के अलग अलग हम कह सकते हैं इमोशंस इसमें इन प्रदर्शनियों के जरिए, कला के जरिए, पेंटिंग्स के जरिए दर्शाए गए हैं। और आर्टिस्ट वाजदा खान जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है, जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग्स जो है इन्हें तैयार किया है। वाजदा जी, सबसे पहले तो हमें ये बताइए एंड येट और ये सारी जो हम तस्वीरें आपके आगे पीछे देख रहे हैं ये क्या है? ये एंड येट, ये जो शीर्षक है ये बहुत बड़े जो कवि हैं, आलोचक और आर्ट क्रिटिक हैं अशोक वाजपेयी साहब, उन्होंने दिया है। और मुझे ये लगता है कि उन्होंने शायद मेरी पेंटिंग को एक अपने नजरिए से बहुत अच्छी तरह से समझा है। और मुझे भी यही लगा जो उन्होंने दिया है एंड येट, यानी अभी मुझे इसके अलावा भी बहुत सारी पेंटिंग्स अभी मुझे क्रिएट करनी है। ये पेंटिंग्स जो है फिलहाल आप जगन्नाथ ये दिखा पाए, ये जो पेंटिंग्स ये क्या कहती हैं? हाँ, ये पेंटिंग्स मेरे हिसाब से ये पेंटिंग मेरे लिए एक पूजा है, एक इबादत है मेरे लिए। हर एक पेंटिंग के पीछे, हर एक तस्वीर के पीछे, हर एक कला के पीछे हर किसी की अपनी कुछ ना कुछ सोच होती है और शायद उसी सोच को वो दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। कैमरामैन जगन्नाथ के साथ दिल्ली से गुड न्यूज टुडे के लिए तेजश्री पुरंदरे। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।